अभिषेक एक बार भाई साहब एक बार आप स्वागत करिए आप। आदरणीय पैसा रिक्वेस्ट है कि आके उनको संबोधित करें। मंच पे बैठे दिल्ली सरकार के मंत्री मेरे साथी कपिल मिश्रा जी, मेरे भाजपा में साथी रोहित जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण और खासकर जो सामने बैठे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिनके लिए मैं शुरुआत में ही कह दूं, ये आपके लिए अर्ज किया है, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देते हैं रास्ते बन जाते हैं। अभी चर्चा में ये बात आई कि कुछ समय पहले ही बताया गया कि आपको इस सभा में आना है, अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब अपने परिवार के सामने आना होता है तो कोई अनुमति नहीं चाहिए होती है, कोई समय सीमा नहीं होती है, ना कोई फॉर्मेलिटी होती है। तो मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं और मुझे इस बात का फक्र है कि मुझे याद किया गया है कि मैं अपने विचार आपके सामने रखूं, जो पूरा भारत का नैरेटिव शेप कर रहा है, उसके साथ अपने विचार मैं साझा करता हूं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए पहले तो कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ याद किया, और जो मेरी सोच है मैं आपके समक्ष रखूंगा, प्रयास करूंगा जो कम समय है गागर में सागर भरने का। और मुझे यकीन है कि जो मेरे अनुभव से आप लोगों को मैं साझा करूंगा बातें, उससे लाभ भी होगा और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे गर्व है कि मेरे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आज पूरे विश्व में सबसे ईमानदार, सबसे ज्यादा वर्चस्व वाले नेता है, और झुकता है और कोई झुकाने वाला चाहिए, और वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो तत्पर 24 घंटे कार्य करते हैं, हर सांस जो लेते हैं उसमें वो दिखाते हैं कि कैसे जनता का हित हो। और सबसे बड़ी बात है, उनकी ईमानदारी ऐसी है कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ बात रखने आता हूँ तो वैसे ही जैसे आपकी, वैसे मेरी भी छाती 56 इंच की हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले पूरे भारत में हमने देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं बजट को लेकर, तो कुछ जिम्मेदारियां हमें भी दी गई। मैं राजस्थान गया था, अभी उत्तर प्रदेश मेरा गृह प्रदेश है, वहां जाऊंगा, और दिल्ली मेरी कर्तव्य भूमि है। तो मैं यहाँ पे आपके बीच में खड़ा हूं। तो बजट पे मैं बाकी बिंदुओं पे आऊं, सोशल मीडिया के नैरेटिव के लिए जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, एक जमाना ऐसा था, आप सबको याद होगा, भारत की सुरक्षा से बढ़ के कोई मुद्दा क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, हो सकता है? नहीं हो सकता। जब भारत के जवान कहते थे हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दो, तो एक सरकार थी निकम्मी, निठल्ली, भ्रष्टाचारी, वो कहती थी बुलेट प्रूफ जैकेट तो नहीं देंगे, और जब मां बेटा अपने लिए वीवीआईपी चॉपर लाता। आपको जान के चिंता होगी, एक ऐसा भी दौर रहा है जब 42 स्क्वाड्रन केवल 32 और 33 रह गए थे और फाइटर जेट नहीं आ पाते थे। जब मनमोहन सिंह जी से पूछा गया, AK एंटनी जी रक्षा मंत्री थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये जो पैसे हैं ना, ये पेड़ों में नहीं लगते हैं। अब आप मुझे बताइए, भारत क्या ऐसा मुल्क है जिसके पास पैसे ना हो जेट खरीदने के लिए और अपने जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए?
और अब मैं जब आऊंगा इस बजट में, मुझे कहते हुए गर्व है, रक्षा बजट से ही मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आज जो इस कमरे में हम लोग बैठे हैं तो कहीं हमारा भाई बहन सैनिक खड़ा है, वो खड़ा है सीमा पर, वो सुनिश्चित कर रहा है कि हम सुरक्षित हैं। और अगर उसकी जरूरत है, अगर भारत की जरूरत है कि राफेल जेट आएंगे, तो वो लाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो पहला मैं जो आपसे कहूंगा, पहला जो सबक होना चाहिए, जो सोच आगे जानी चाहिए, वो ये जानी चाहिए, राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि। और जहां पैसे पेड़ों पे नहीं लगते, ये भी भारतीय नागरिकों ने सुना है, 4,95,000 करोड़ ये बजट जो है, ये पेंशन का हिस्सा मैं हटा रहा हूं, अगर वो जोड़ दें तो करीब करीब 7 लाख हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, 7 लाख करोड़, 5,95,000 करोड़, 5,95,000 करोड़, 5,95,000 करोड़ और साथ में पेंशन का हिस्सा जोड़ के 7 लाख करोड़, ये 15% की वृद्धि है। और इसी में सुनिश्चित, अगर सारे सोशल मीडिया वाले केवल एक ट्वीट इस कमरे में जो बैठे हैं वो भी कर देंगे कि राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है, हमारा देश मजबूती से खड़ा है और कोई माइका लाल नहीं है जो बुरी नजर से भारत की तरफ देख सके, तो मैं समझता हूं ये संदेश कन्याकुमारी तक जाएगा और लेह तक जाएगा। तो मेरी पहली आपसे गुजारिश यही है कि राष्ट्र सुरक्षा को लेके एक नैरेटिव बुनिए। दूसरी बड़ी बात, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि नौवां बजट अगर पेश किया तो हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो कि एक महिला है, उन्होंने किया है 9 बजट। ये अपने आप पे एक कीर्तिमान है। ये कीर्तिमान इसलिए भी है, जैसे मैंने आपको राष्ट्र सुरक्षा के बारे में बताया, तो दूसरा बहुत अहम बिंदु ये है, केवल एक परिवार की महिला आगे बढ़े ये नहीं। थोड़ी देर में बात कर लेंगे। सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन रहेंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश आधे की जिम्मेदारी लेती है, सारी सीटें हार जाती हैं, लेकिन उनको बना दिया जाता है सांसद भी, राष्ट्रीय महासचिव। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरी तरफ आप देखिए, सपना देखा कांग्रेस पार्टी ने, महिला आरक्षण की बात करी, वो महिला आरक्षण पूरा किया किसने? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्या ये गजब की बात नहीं है? बिल्कुल है। सपना देखे कांग्रेस और पूरा करे भाजपा, क्योंकि भाजपा ये सुनिश्चित करती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। और जब मैं बात करता हूं संविधान की, मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, एक साधारण संशोधन होता है संविधान का, और एक संशोधन ये होता है कि आप जब संशोधन करते हैं तो 2/3 बहुमत तो चाहिए, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 50%, 2/3 बहुमत चाहिए होता है जो स्ट्रेंथ है। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से संशोधन करके सुनिश्चित किया महिला आरक्षण मिले, और आगे चल के वो जमीन पे भी उठाया जाएगा। अब इसके बाद ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि अगर 9वां बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण जी, तो साथ में महिलाओं की बात ऐसी नहीं, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो। हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, हर जिले में महिला के लिए एक हॉस्टल हो, यह सुनिश्चित करने की बात की गई है। तो जब हम बात करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि महिला का सशक्तिकरण अगर हो रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहा है। इसके साथ मैं मोटे बिंदुओं पे आऊंगा, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। आज भारत जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, 4th लार्जेस्ट। और जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो ये 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, तो 11वीं से 4थी तक पहुंचाया है। और बहुत जल्द ही हम लोगों ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि ये 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। मैं समझता हूं इस बिंदु पे भी एक संदेश जाना चाहिए कि भारत 4थी से 3री का है। पोडियम पे तो हम आ गए हैं, और जब भारत पोडियम पे आ जाएगा तो 3री से 2री पे भी आएगा
और फिर पहली पे भी आएगा। ये भी हम लोग होता हुआ देखते हैं। दूसरी बात, जितनी लार्ज इकोनॉमीज है वर्ल्ड में, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई है तो वो भारत है। आप सब लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं। आपको पता होगा अमेरिका है 1 से 2%। यूरोपियन कंट्रीज जो कहते हैं कि विकसित देश है, उनकी ग्रोथ रेट है 1 to 2%। भारत की ग्रोथ रेट 7.4%। औसतन ग्रोथ रेट 6-6.5% से ऊपर। क्या ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है? तो बजट जो होता है केवल आंकड़ों को बताने का कार्य नहीं होता है। हर बजटरी एलोकेशन के पीछे एक मकसद होता है। हर बजटरी एलोकेशन के पीछे एक कहानी है। और मैं समझता हूं कहानी को असलियत पे तो नरेंद्र मोदी जी बदल रहे हैं, लेकिन उस कहानी को कैसे जनता तक पहुंचाए ये आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो इस मुद्दे को भी आगे बढ़ाइए। दूसरी बड़ी बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर आपकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, 10 है आपकी ग्रोथ रेट मान लीजिए, और 20 है महंगाई, 100 रुपए की चीज 120 की मिलने लगी, तो आपकी नेट टू नेट नागरिक के लिए जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में। तो कांग्रेस के समय में आंकड़ों के साथ मैं कोई भी बात कहूंगा तो प्रयास ये रहता है कि वो अध्ययन हुआ हो और आंकड़े ऐसे सटीक हो कि आप कहीं भी बैठे हो बेझिझक, किसी गूगल से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें कोट कर सकते हैं। औसतन दर जो रही खासकर 2009 से 2014, महंगाई की 10 से 14% तक पहुंच गई। और जब भाजपा की सरकार आई तो हमारी औसतन जो महंगाई दर रही है वो करीब 5.5 से 6.5% के बीच में रही है। अभी तो 2.5-3% पे आ गई। ये क्या दर्शाता है? ग्रोथ रेट हमारी है 7-8% और महंगाई की दर है 4, 3.5, 2.5। नेट हर साल आप देखेंगे करीब 5 से 6% का फर्क है। ये नागरिक का फायदा है। तो ये तुलनात्मक एक अध्ययन होना जरूरी है। तीसरी बड़ी बात है, आप सब यहां पे मैं देख रहा हूं मेरी बहनें भी बैठी हैं। हमारी माता जी से बेहतर, हमारी होम मिनिस्ट्री से बेहतर जो घर में है, कोई नहीं जानता है कि घर का बजट कैसे सही संतुलित रखते हैं। अगर आप किसी भी गृहिणी को 100 रुपए देंगे और उससे आप 200 रुपए के भी कार्य बता देंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी बहन वो सुनिश्चित करेगी कि बेटे का खिलौना भी आ जाए, पति के लिए उसकी नई शर्ट भी आए, उसके पास भी कुछ आए, बड़े बुजुर्गों की कोई जरूरत है वो भी हो, और किसी का जन्मदिन आए, सालगिरह आए तो कोई ना कोई गिफ्ट भी आ जाए। ये कैसे संभव होता है? 100 रुपए देते हैं, कांग्रेस में 100 दो तो कहते थे 120 रुपए खर्चा करेंगे। भैया 20 कहां से लाओगे? अरे 20 ले लेंगे ना पड़ोसी से, बाद में देखा जाएगा। जब फ्यूचर जनरेशन आएगी तो उस पर कर्ज होगा 2-2.5 हजार रुपए का, वो मेहनत करेगी, हमें क्या लेना देना। लेकिन नहीं, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को कैसे नियंत्रित करना है ये अगर किसी ने करके दिखाया है तो निर्मला सीतारमण जी ने दिखाया है। मैं समझता हूं तालियों के साथ हमें इस बात को स्वीकारना होगा। और ये मैं क्यों कहता हूं, आप देखिए बजट 6% से ऊपर फिस्कल डेफिसिट हो गया, 5.9% भी रहा, 5.7% भी रहा। मतलब इतनी बोरोइंग करता था भारत। और जब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी और पी चिदम्बरम जी से पूछा जाता था आपने तो टारगेट रखा था फिस्कल डेफिसिट का 4.5%, कहते थे खर्चा पूरा नहीं हो पाया, 1% बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हमारी सरकार आप देखिए ऐसी है, निर्मला जी ने संसद के पटल पर बताया किस तरह से फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करके 3.5 से 4%, 4.3% इस बार था, ये किस तरह से नियंत्रित किया गया है। तो ये तीसरा बड़ा फैक्टर है। पहला ग्रोथ, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा फिस्कल डेफिसिट।
अब जो मैं बात कहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा इस बात को जरूर आगे बढ़ाइएगा। आप गृहिणी का मैंने उदाहरण दिया, उसी के रूप में बताता हूं, थोड़ा सरल हो जाता है। मान लीजिए आपके घर में जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उसको आप पूरा करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आगे एक कमरे की आवश्यकता और है, घर में कोई जुड़ने वाला है, तो आप वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे? जब आप कुछ रोजमर्रा की जिंदगी से काटेंगे, उसके बाद आप कैपिटल एक्सपेंडिचर से कमरा बनाएंगे या बड़ा घर लेंगे, गाड़ी भी ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जो हमारे रेगुलर खर्चे हैं उसमें खर्चा हो जाता है। वीआईपी समझते थे अपने आप को, रुपया खर्च करते थे, लेकिन ये गर्व की बात है, सोच बदली जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल 11,11,000 करोड़ रुपए ये बजटरी एलोकेशन किया गया, जो आज तक का सर्वाधिक तो है ही। और तुलना करें 2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, कहा 2 लाख, कहा 11,11,000। जब पिछले साल ये बजट आ रहा था और निर्मला जी ने ये आंकड़ा दिया, तो कई टीवी चैनल के एंकर्स हमसे पूछने लगे मैसेज करके, हमें लगता नहीं ये आंकड़ा ठीक है, इसको चेक करा लीजिए, शायद गलती हो गई है। लेकिन गर्व के साथ कह सकते हैं 11,11,000 करोड़ अगर आंकड़ा रखा, बजटरी एलोकेशन हुआ, तो इस साल वो खर्च भी हुआ है और 12,20,000 करोड़ इस साल कर दिया गया है। इससे क्या बनेगा? इससे सड़कें बनेंगी, इससे पोर्ट्स बनेंगे, इससे फ्लाईओवर बनेंगे, इससे जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें चाहिए वो हर नागरिक इस्तेमाल करता है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो हमें मिलेगा। तो ये 12,20,000 करोड़ का जो आंकड़ा है, मैं समझता हूं इसको जरूर आगे बढ़ाइएगा। और विकसित भारत हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सपना है, कुछ लोग कहते हैं संभव नहीं, तो एक शेर इस पे भी अर्ज कर देते हैं। शेर ये है, वो कहते हैं उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। तो ये है हम लोग 2026 में बैठे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 2047 से मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर 5, 6, 7 साल पहले ही भारत विकसित भारत बन जाए, क्योंकि ये हमारी ताकत है। हम लक्ष्य बड़ा रखेंगे, उसके बाद उस लक्ष्य को समय सीमा जो निर्धारित है उससे पहले पूरा करेंगे। और इस बजट को विकसित भारत से जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि ये बजट ही ऐसा है जो सुनिश्चित करेगा कि विकसित भारत केवल एक सपना ना रहे, इसको हम चरितार्थ कर पाए। इसके बाद जो भविष्य की तरफ नहीं देखता है वो पीछे छूट जाता है। तो हम वो भारतीय हैं जो आज अपना करंट तो सुधारेंगे ही, लेकिन साथ साथ अपने भविष्य को भी सुनहरा बनाना है। जो हमारे बच्चे हैं वो भी कहें कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसकी वजह से आज भारत आगे बढ़ा है और हमारा भविष्य सुनहरा है। तो जो कभी सुना नहीं था उसके लिए आज बजटरी एलोकेशन हो रहा है। जैसे आज बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऐसा नहीं है कि जैसे 55 साल के अपरिपक्व बालक है अपनी इंटेलिजेंस बैठा ली, नहीं, ताली ना रही है, मतलब इसमें कोई ताली बजाने की बात ही नहीं है। लेकिन अपनी इंटेलिजेंस को भी आप परिपक्व बनाएंगे, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी करेंगे। सेमीकंडक्टर, कुछ ऐसे देश हैं विश्व में जो सोचते हैं कि हमारी भूपौती, और हम सब जानते हैं सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल तमाम, मतलब मोबाइल फोन से लेके कार्स हैं, सब में होता है। तो 40,000 करोड़ रुपए का एक अनुदान बजट में सेमीकंडक्टर्स के लिए भी रखा गया है। तीसरा, हर बच्चा
आजकल हम देखते हैं वीडियो गेम प्रोग्रामिंग इसमें भी लगा हुआ है। अब आप उसे रोकेंगे तो वो रात में छुप छुप के भी हो सकता है कि वीडियो गेम खेले, ये समस्या हर किसी के घर में। लेकिन सकारात्मक इसका प्रयोग ऊर्जा का कैसे किया जाए, तो हम लोगों ने बजटरी एलोकेशन करके इसको आगे बढ़ाने की बात करी है कि विद्यालय खुलेंगे, महाविद्यालय खुलेंगे, जहां पे इस तरह के जो एआई के, गेमिंग के और जितना प्रोग्रामिंग होती है इसके लिए बच्चों को सहूलियत हो और 20 लाख नई नौकरियां इससे उत्पन्न हो। तो इसलिए जब मैं एआई, सेमीकंडक्टर, प्रोग्रामिंग इसकी बात करता हूं तो ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि आगे चल के भारत टेक्नोलॉजी में भी जो है सबसे आगे हो, सबसे विकसित माना जाए। और ये गर्व की बात होगी, आज तो हम कहते हैं कि हमने ये फाइटर प्लेन 5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन राफेल कहीं से लिया है, लेकिन एक दिन ये विकसित देश हमारे पास आए कि भारत के पास ऐसा फाइटर जेट है जो उन्हें चाहिए, उनकी जरूरत है। और इस सोच से वो संभव है, अगर हम लोग अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे तभी ये संभव है। जो कारोबारी हैं, मध्यम वर्ग के, किराना दुकान है और भी एमएसएमई है, इनके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। कॉर्पोरेट जगत को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले वो जरूरी हो सकता है, लेकिन हर भाई के घर में, हर बहन के घर में रोटी हो, पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, ये सुनिश्चित करना तभी संभव है जब आप एमएसएमई का ध्यान रखें। और ये भी इस बजट में रखा गया है, ये मैं समझता हूं काबिले तारीफ है। और अगर आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बजट कांग्रेस के समय में ऐसा होता था, लोक लुभावन के वादे, जो जमीन पे उतरे या ना उतरे लेकिन वादे तो कर दो। वादों का क्या है, वादे टूट जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, लोग लुभावन नहीं, लोक कल्याण की बात करेंगे। हम जो बात करेंगे उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। और ये बात हमने देखी है कि पिछले जितने बजट आए हैं 11 साल में, उसमें हमने क्या संभव किया है, क्या पाया है, ये स्पष्ट है। जिसके एक दो उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए स्वच्छ भारत की बात करी थी और एक संकल्प लिया था कि हर व्यक्ति, आपको याद होगा, सफाई करेगा अपने मोहल्ले की, घर की, रोड की, सार्वजनिक जगह पे जो है कोई गंदगी, कूड़ा ना हो। विपक्ष के लोगों का भी नाम लिया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वो कह रहे सफाई ऐसे होती है क्या, मैं क्यों जाऊं, मुझे तो इटालियन पास्ता खाना है आज तो चाचा आ रहे हैं, कोट्रोची बिजी हूं। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का, जिसका मजाक उड़ाया गया था, 12 करोड़ टॉयलेट बनाए। और महिलाओं से पूछिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, बाहर खुले में शौच करने जाना पड़ता था, आज उनके घर में टॉयलेट है। किसी की अस्मिता की चिंता करना, उसके सम्मान की चिंता करना, इससे बड़ा उदाहरण कोई और हो नहीं सकता है। इसके साथ आप सब भी ये बात मानेंगे, मेरे 2 बच्चे हैं, वो स्वच्छ भारत मिशन आने से पहले हम सबकी आदत होती है, कुछ खाया, छिलके पड़े हैं गाड़ी में, नीचे रोल कर डाल दिए। जब स्वच्छ भारत मिशन की बात हुई, उसके बाद स्कूलों में टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। बच्चों ने, अब हम सब जानते हैं कि हमारा रिमोट कंट्रोल कहां है, वो बच्चे ही हैं। आप गाड़ी का शीशा नीचे करके देखिए और टॉफी का रैपर लीजिए तो आपके बच्चे नाराज हो जाएंगे, पापा ये क्या कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था स्वच्छ भारत, टीचर मुझे बताती है ऐसा नहीं करना, आप कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव सोच का आया है, स्वच्छ भारत, अगर 140 करोड़ लोग
एक जो गंदगी उनके आसपास है हटा के साफ करेंगे, आप सोचिए भारत कितना साफ हो जाएगा। और यही बात बजट में सामने आई है, जब हम देखते हैं कि चाहे टॉयलेट हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे ग्रामीण विकास का बजट हो, किस तरह से भारत साफ हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है, साथ में गरीब को उसका घर मिल रहा है। 4 करोड़ घर, 4 करोड़ घर, 3 ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ घर शहरों में हमने बना के दिखाया। सबने कहा बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो दूसरों के लिए बड़ी उपलब्धि है, असंभव है, वो कहते हैं आगे अगला मील का पत्थर क्या है। 3 करोड़ घर और बनाएंगे, ये हमने बजट में लिखा है, ये हमारी 4 और 3 7 करोड़। अगर एक घर में 5 लोग हैं, सोचिए 35 करोड़ घर बनाने की जिम्मेदारी, 35 करोड़ लोगों के जीवन को बदलने की जिम्मेदारी अगर किसी ने ली है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ली। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है, ये आप सबके लिए काम आएगी, और सोशल मीडिया के वॉरियर्स बैठे हैं, इसको जरूर आगे बढ़ाइएगा, ये मेरी विनती है आपसे। एक दुष्प्रचार चलाया गया मनरेगा को लेकर। हमने कहा कि बदलते हुए देश में जरूरतें भी बदलती हैं, और विकसित भारत जी राम जी योजना आई। जब पिछले साल बजटरी एलोकेशन हुआ था मनरेगा का, तो ये 86,000 करोड़ था, 86,000 करोड़। आप लोगों को बहुत ही गर्व महसूस होगा कि जो बकाया है अगर मनरेगा में, तो उसका भुगतान हो जाए, उसके लिए 30,000 करोड़, और विकसित भारत जी राम जी योजना में 96,000 करोड़ का एलोकेशन। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, पिछले साल क्या था 86,000, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 1,26,000 करोड़, मतलब करीब करीब 46,000 करोड़ रुपए ज्यादा मजदूरों के लिए उनको सुनिश्चित किया जाए। तो मैं समझता हूं ये सोच जो है ये केवल हमारी सरकार की ही हो सकती है, जहां पे विरोधी केवल तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, नाम बदलने की बात पे राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप स्वरूप देखिए, जिसका आदर हम सब करते हैं उस पर चर्चा मत करिए, चर्चा इस पे करिए कि जो गरीब है, मजदूर है, उसको क्या मिला है। और अगर मुझे सही याद है, वो आंकड़ा अभी मैं देख के चेक भी कर लूंगा, ये बजट जो है जो 86,000 करोड़ है, ये करीब 30,000 करोड़ कांग्रेस की सरकार में होता था। 30,000 करोड़ कहा, 30,000 करोड़ कहा, 1,26,000 करोड़। अब ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये जन जन तक पहुंचे, ये बात हर नागरिक को पता हो कि किस तरह से ये सरकार कहीं 5 गुना, कहीं 6 गुना, कहीं 7 गुना बजट बढ़ा रही है, जिससे कि हर क्षेत्र में विकास हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो युवा हो। यहां युवा भी बैठे हैं, सबको मैं समझता हूं ये एक गर्व की बात है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो जब बच्चों के साथ बैठते हैं, परीक्षा पे चर्चा पे अभी बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई क्लासरूम में उनका दोस्त बैठा उनसे बातचीत कर रहा है। गरीब की बात, युवा की बात, नारी की बात, अन्नदाता की बात, ज्ञान जो हम कहते हैं, सबकी अगर कोई बात करता है, चिंता करता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। खत्म होने के बाद, इसके बाद किसानों की बात बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हम सब जानते हैं किस तरह से गरीबों की चिंता। कोविड के समय में एक स्कीम आई थी, 5 किलो राशन सबको देंगे। कोविड से जिस मजबूती से भारत लड़ा हम सब जानते हैं। उसके बाद कोविड के जो वैक्सीन थे वो मुफ्त दिए गए, और अभी तक ये योजना चल रही है। क्यों? जो मूलभूत जरूरतें हैं वो हर व्यक्ति की पूरी हो, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय भूखा ना सोए। एक बहुत बड़ी सोच है, और इसका बजटरी एलोकेशन जो पिछले साल 2,03,000 करोड़ था, ये 2,28,000 करोड़ हो गया, 10% की बढ़ोतरी। आप सोचिए 80 करोड़ भारतीयों को
5 किलो राशन मिले और वो सुनिश्चित करता है कि हर भारतीय सोने से पहले भूखा पेट नहीं सोएगा, वो कुछ खा के सोएगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो समाज में आया। मैंने किसानों की बात करी थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब याद करिए जब शुरू हुई तो 2000 रुपए दिए जाएंगे हर 4 माह में। सबने मजाक उड़ाया था। आज ये कहते हुए गर्व होता है कि अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 11 करोड़ किसानों के खातों में सीधा, अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो पूरा 1 रुपया किसान के अकाउंट में पहुंचता है और उनको मदद मिलती है कि वो आगे बढ़ सके। और किसान हमारे अर्थव्यवस्था की नींव है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उनका सम्मान होना ही चाहिए। ये बजट ये सुनिश्चित करता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, डिफेंस की बात करी। एक और बड़ा मुद्दा है जो मैं उठाना चाहूंगा। हम सबने सरदार पटेल जी को आमने सामने नहीं देखा, रूबरू नहीं, लेकिन सरदार पटेल जी कैसे होते हैं सोच में, ये हमने अमित शाह जी को देखा है और हम जानते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं। और मैं ये बात क्यों कहता हूं उसकी वजह भी आपको बताता हूं। जैसे हमने बात करी बजट की, डिफेंस की, इसी तरह से आंतरिक सुरक्षा ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अनुच्छेद 370 जिसको सब कहते थे कि कोई छू नहीं सकता है। Being a senior advocate of the Supreme Court, I must tell you, the Constitution of India, Article 370, started with the word temporary. Jawaharlal Nehru ji, and if you read the Constituent Assembly debate, clearly stated this is the need of the hour. और थोड़े वक्त में जैसे साबुन की टिकिया होती है, घिसते घिसते घिस जाएगा और अनुच्छेद 370 हट जाएगा। हटा क्यों नहीं? क्योंकि सब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया, जो लोग कहते थे हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, आज हम उन्हें कहते हैं अगर दम है तो वापस ला के दिखाओ। और ये हमारी प्राथमिकता क्यों है? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो गृह विभाग में आएगा 2,56,000 करोड़ रुपए, 2,56,000 करोड़। पहले मैंने बताया था आपको 5,95,000 करोड़ प्लस पेंशन और 2,56,000 करोड़ प्लस ये 10% इंक्रीज है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बजट है। इससे क्या होगा? नक्सलवाद, पिछले 75 साल नक्सलवाद से पीड़ित रहा भारत। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कम मार्च 2026 वी विल इंश्योर दैट इंडिया इज नक्सलाइट फ्री। आपको जान के गर्व होगा, इस पे करीब करीब 90% हम अचीव कर चुके हैं। और जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सल फ्री होगा भारत, तो क्या किसी को यहां पे कोई भी डाउट है कि वो होगा कि नहीं होगा? बताइए। ये भाव है। और वो करने के लिए क्या है? बजट चाहिए। सीआरपीएफ के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, क्यों वो जाए लैंडमाइन में, किसी की मृत्यु हो जाए, वो शहीद हो जाए, किसी की टांग चली जाए। हमें चाहिए बजट, हमें चाहिए लेटेस्ट इक्विपमेंट, हमें चाहिए हमारे जवानों की सेफ्टी, और ये बजट वो सुनिश्चित करता है। इसलिए काबिले तारीफ। इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देते हुए एक बड़ी बात आपसे कहता हूं। देखिए, बजट पेश करना एक बात है, ईमानदारी से वो खर्च करना एक बात है, खर्च होके वो नागरिक तक पहुंचे और उसका भविष्य बेहतर हो एक बात है, और जब आप कोई बड़ा सपना देखे वो पूरा हो जाए
और उसको पूरा करने के बाद उसके ऊपर देखना एक बात है। तो मुझे यकीन है कि ये बजट विकसित भारत का बजट है और कुछ बजट के बाद हम लोग बात कर रहे होंगे अब विकसित भारत तो हम बन गए हैं, अब ये बताइए कि बाकी देशों को पीछे कैसे छोड़ना है और भारत को नंबर 1 इकोनॉमी कैसे करना है। देखिए, इसी ऊर्जा के हम सब कायल हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच में आइए तो मुझे भी आज ऐसा अनुभव हो रहा है जैसा कपिल जी को हो रहा होगा कि हम 18 से 20 साल हो गए हैं और 2-2 हाथ करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आभार है कि आप बुलाते रहते हैं, हम लोग युवा बने रहते हैं, वरना युवा कैटेगरी से तो हम लोग अब बाहर हो चुके हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का जो संस्कार है वो ऐसा नहीं हो सकता कि 56 साल के भी हैं और युवा भी हैं। तो मैंने जो भी बातें साझा करी, आप सबसे बस इतना ही कहूंगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेरे पास मिलने बहुत लोग आते हैं। कई बार विधिक मुकदमा किसी पे हो जाता है, कभी प्रताड़ित किया जाता है। कुछ युवा बच्चे बच्ची आए, उन्होंने बताया कि हम कैमरा लेके जा रहे थे, कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे थे और उस मेरी बहन ने कहा कि उसे छेड़ने लगे। कष्ट हुआ ये जान के। तो एक बात जान लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हम सभी जो यहां बैठे हैं, हमें ये एहसास है कि आप लोग किन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और देश का झंडा ऊंचा रखते हैं, और आप जिस ईमानदारी से कार्य करके सच्चाई को छोटे छोटे घरों तक पहुंचाते हैं। मैं समझता हूं कि मीडिया जो नेशनल मीडिया है, कोई भी मीडिया है, उसकी ये ताकत नहीं है जो आज सोशल मीडिया की ताकत है। इसलिए आप लोगों को सलाम है, ऐसे ही अपना वर्चस्व बनाए रखें। और जब मैं राजनीति में आया तो स्वर्गीय अरुण जेटली जी मेरे अभिभावक रहे, वो मुझे बहुत कुछ सिखाते थे। उनकी एक बात याद आ रही है जो आप पे भी लागू होती है। 2 तरह के रनर होते हैं। एक रनर होता है 100 मीटर धावक, वो शुरू करता है 10 सेकेंड में दौड़ता है 100 मीटर, थक जाता है, कहता है गति बहुत अच्छी थी। फिर एक होता है मैराथन रनर, वो दौड़ता तो इतनी तेज नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं दौड़ूंगा 2.5-3 घंटे और अंत में अपनी मंजिल को, जिसको तुम देख भी नहीं पा रहे हो, पा भी लूंगा और उसके बाद जीत के भी दिखाऊंगा। तो यहां जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं, जैसे हम लोग नेता हैं, ये नेता के लिए कही गई थी अरुण जेटली जी की बात, लेकिन आप पे भी लागू है। आप लोग सब मैराथन रनर्स, नेवर चेज अ शॉर्टकट। कभी भी जल्दबाजी में कोई न्यूज आई है, वो देश हित में है कि नहीं है, ये जरूर पूछेगा। ये जरूर पूछिएगा कि हाँ मुझे 400 लाइक्स ज्यादा दिला देगी, लेकिन क्या मेरी रेपुटेशन जो कि जिंदगी में एक ही बार बनती है, उसको कहीं खराब करके तो नहीं चली जाएगी। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, हो सकता है आपका कोई साथी थोड़ी देर के लिए आगे निकल गया, लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे कि न्यूज इज ऑथेंटिक और नॉट, लॉन्ग रन में आपके साथ चलने वाला कोई नहीं होगा, सबसे आगे आप होंगे, वो सब पीछे रह जाएंगे। तो इस बात का पालन जरूर करिए। और हर सोशल मीडिया वाले के दोस्त यार भी होते हैं, तो जब मैं गति की बात कर रहा हूं तो एक और बात अर्ज कर दूं आपसे। ए खुदा रफ्तार को जिंदगी की यूं बनाए रखना, ए खुदा रफ्तार को जिंदगी की यूं बनाए रखना, भले ही दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन मेरा कोई दोस्त पीछे ना छूटे। तो अपने साथ दोस्तों का हाथ बांधे रहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो दोस्त हैं वो आप ही लोग हैं, और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि अगर देश आगे बढ़ रहा है, भाजपा मजबूत हो रही है, तो मैं वचन देता हूं आपको, जो हमारे बस पे होगा, हम सब आपका हाथ पकड़े हुए हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पीछे छूटने नहीं देंगे, ये बात पक्की है। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, आप लोग यहाँ आए, आपने समय दिया।
और मैं समझता हूं ये जो रिश्ता जुड़ा है ये ऐसे ही और मजबूत होता चला जाएगा। व्यक्तिगत तौर पे अगर कभी भी आपको कोई प्रताड़ित करे, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बताते हैं वहां सोशल मीडिया वालों को पकड़ के FIR कर देते हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं आपका बड़ा भाई यहाँ है और आप पे कभी भी कोई ऐसा मुकदमा हो जो झूठा है, आपको कोई भी जरूरत है तो आप भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आइए और हमें बताइए और हम लोग आपकी पैरवी मजबूती से करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आपको कोई भारतीय जनता पार्टी। So in the end, thank you once again. It has been an honor to be here, and I am sure whatever I've shared with you, you would implement it to the last word. Be our strongest soldiers, and I must say we are proud of you. और अंत में कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।